Very good morning to all of you. My name is Dr. Prakash Tiwari, Head of Department Environmental Science, Coordinator IRS ISRO Outreach, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज नए के सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। और आज जिस लॉ को हम लोग कवर कर रहे हैं उस लॉ का एक प्रीवियस एक्ट वाला पोर्शन हम लोग पहले डाले हैं, जिसका लिंक आई बटन में आ जाएगा, और उसको कहते हैं द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये उसी का पार्ट है, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986। एक स्टूडेंट है जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है एमपी की, तो उसने मुझसे कहा था कि सर रूल में अक्सर पूछा जा रहा है, तो कृपया इस रूल के लिए वीडियो डालें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, और आज हम लोग इस रूल को आपके सामने रख रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 इम्प्लीमेंटेड ऑन 19 नवंबर 1986। इसमें 14 सेक्शंस हैं, 5 फॉर्म हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। इट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन 19 नवंबर 1986 वाइड नोटिफिकेशन ऑफ GSR 1198E dated 12/11/1986, published in the Gazette of India notification 525 dated 12/11/1986। GSR मतलब जनरल सब्सिडरी रूल होता है, और ये जो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल है ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है ऑफ सब्सिडरी ऑर्डर SO जो लिखा है वो सब्सिडरी ऑर्डर है ऑफ 844E के अंतर्गत। आप देखे होंगे जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें लास्ट चैप्टर में लिखा है सेक्शन 25 गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू मेक रूल। तो ये वही चीज़ है, वहाँ से रूल बनाने का प्रक्रिया गवर्नमेंट को ये अथॉरिटीज़ ये सारी पावर्स मिलती हैं। ध्यान रहे अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल कब लागू हुआ। जब रूल की बात करेंगे तो वो 19 नवंबर 1986 को होता है। बहुत लोग इसका जो इम्प्लीमेंट डेट और पब्लिश डेट है उसी को मान लेते हैं, जो कि 12 नवंबर 1986 लिखा है, पर नहीं, वो 19 नवंबर 1986 होता है। आगे चलते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसके अंतर्गत जो आपने देखा अभी ये प्रीवियसली हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे इसमें, दिस रूल इज़ इम्प्लीमेंट नोन एज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986। इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 19 नवंबर 1986 विथ 14 सेक्शंस, 5 फॉर्म एंड 7 शेड्यूल। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे इट केम इनटू फोर्स। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है एज सच आप उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे, एज सच इट केम इनटू फोर्स इन द होल इंडिया ऑन 19 नवंबर 1986 with notification number GSR of 1198E dated 12 November 1986, published in the Gazette of India number 525 dated 12/11/1986। सब्सिडरी ऑर्डर की जब बात करते हैं तो वो 844E के तहत आता है। इस ऑर्डर के अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट इस पावर को फुल फ्लेज में एक्सरसाइज कर सकती है। फिर आता है आपका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में कौन कौन से पोर्शंस इंक्लूड होंगे एक्ट के बारे में होगा। अब देखिए, जो आप देखते हैं AA, EE जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ये AA, जो भी हैं ये अमेंडमेंट से आते हैं। जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ तो उसमें डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिए और उस सेक्शन में उसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अमेंडमेंट को लेके कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडमेंट जो भी होगा वो ऐड कर दिया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। जब लगता है कि जो है उनको गवर्नमेंट को कि हमको कोई संशोधन चाहिए, तो उसी के थ्रू वो अमेंडमेंट लाते हैं, और उसके बाद से क्या होता है कि उस अमेंडमेंट को लॉ में ऐड कर दिया जाता है। ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखने की इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेंडमेंट्स हमेशा ही कंपलसरी और मैंडेटरी होते हैं।
लॉ में अमेंडमेंट्स हमेशा ही कंपलसरी होते हैं, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं। तो एक्ट मतलब वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया आपका 1986। एरिया में जो एरिया है जहाँ पे हजार्डस सब्सटेंस हैंडल हो रहा है उसके बारे में है। सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फॉर्म्स मतलब जो फॉर्म्स इसमें दिए गए हैं अपेंडिक्स ए में। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होगा उसकी अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, उसकी एकेडमिक्स की क्या ज़रूरत है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में है। फिर पर्सन्स के बारे में है। पर्सन्स मतलब कि इन रिलेशन टू द फैक्ट्री ऑफ द प्रीमिसेस मीन्स द पर्सन ऑफ और ऑक्युपायर। ऑक्युपायर की बात की गई है। ऑक्युपायर आपने प्रीवियसली भी पढ़ा है। ऑक्युपायर मीन्स होता है द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, मतलब कि किसी भी भूखंड का जिसके पास मालिकाना हक होता है वो ऑक्युपायर की श्रेणी में आता है, उसको हम ऑक्युपायर कहते हैं। वही ऑक्युपायर के लिए डिजिग्नेटेड होता है। इसके बाद से जो है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस में आता है। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी हैंडलिंग इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाएगा, तो वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में आता है, जिसको कि आप बहुत इजीली हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत हाई अथॉरिटी की परमिशन आपको चाहिए, इंक्लूडिंग एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी परमिशन आपको चाहिए। उसके परमिशन के बिना आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं, इसको अलाउड नहीं कर सकते। फिर रिसिपेंट सिस्टम होता है। रिसिपेंट सिस्टम मतलब कि होता है कि हम जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उसके पैरामीटर्स को जो रिसीव करते हैं या डिक्लेयर करते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस मतलब कि जिसका हैंडलिंग रिस्ट्रिक्टेड हो। अब देखिए प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्टेड मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित, प्रोहिबिशन मतलब कि इसको रोकथाम किया गया है, इसको आप हाई अथॉरिटी से परमिशन लेके अलाउ करा सकते हैं। सेक्शंस तो आप जानते ही, सेक्शंस और शेड्यूल्स के बारे में। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड्स जो अलग अलग शेड्यूल्स में स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी पैरामीटर्स की एनालिसिस होगी उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 में डिस्क्राइब्ड है। जितने भी शेड्यूल हैं इस रूल के अंतर्गत वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को बियर करते हैं और उस स्टैंडर्ड को यहाँ पर आप देखेंगे। मैंने शेड्यूल्स की हेडिंग्स को लास्ट में लिख दिया है। एक छोटा सा वीडियो हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि फॉर्म्स की क्लिप, शेड्यूल्स की क्लिप आपको डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद से स्टेट बोर्ड की बात आती है। स्टेट बोर्ड मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जहाँ सेंट्रल बोर्ड की बात आ रही है, जहाँ स्टेट बोर्ड की बात आ रही है, वहाँ पर वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को रखा गया है। तो आपको इसकी जानकारी मैं दे दूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके जो रूल्स हैं वो किसी भी लॉज के अंदर इंटरवेन कर सकते हैं, बहुत आराम से उनको हैंडल कर सकते हैं, बहुत आराम से उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस इनके थ्रू गवर्न हो सकती है। जैसे पेनल्टीज़ से शुरू करते हैं। पेनल्टीज़ में मान लीजिए कि आपके ऊपर पेनल्टी लगी वाटर एक्ट में, पर ये मैंडेटरी नहीं है कि वो पेनल्टी आपको वाटर एक्ट के थ्रू चुकानी पड़े। वो आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में जो पेनल्टीज़ हैं उसके अंदर में आप आ सकते हैं। तो सरकार के ऊपर ये है, पूरा का पूरा फ्री अथॉराइज है कि वो आपको सरचार्ज जो भी पेनल्टीज़ लगा रही है वो किस के अंतर्गत लगा रही है मायने नहीं रखता। अगर वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको पेनलाइज करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो ये ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्या वाटर रूल में लगी पेनल्टी, क्या वाटर रूल में लगी पेनल्टी को हम आपका जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसके अंतर्गत में ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल ला सकते हैं। फिर इसके बाद से आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ इमिशन। कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी इमिशन जो भी है उसके पैरामीटर्स, परमिशेबल लिमिट्स जो है शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 तक में डिस्क्राइब्ड है, उसी अकॉर्डिंग उसका एमिशन उसी परमिशेबल लिमिट के अंदर होना चाहिए। किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री को, किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो परमिशेबल लिमिट के बियॉन्ड जाकर इमिट करे। इस स्टेट बोर्ड में भी ये गाइडलाइंस है। स्टेट बोर्ड के पास भी पावर है, वो शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है एनेक्सर 1 और 2 के तहत कार्रवाई कर सकती है अगेंस्ट, अगर आप इस शेड्यूल के लिमिटेड पैरामीटर्स के बियॉन्ड जाते हैं तो।
ध्यान रखिएगा, बस आप सेक्शन, सबसेक्शन और कौन सा शेड्यूल कहाँ लग रहा है इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप वर्डिंग्स अपने तहत लिख सकते हैं, परंतु ये आप ऐसा ना हो कि शेड्यूल 1 to 4 आप डाल दें सेक्शन 3 1A2 में, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ में तो आप जब रूल पढ़ रहे हो तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए आपको अपनी कॉपियों के लिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। सेक्शन 3B, 3A 3B अमेंडमेंट है। 3B कहता है क्या है कि किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज, चाहे वो डोमेस्टिक हो, आपका इंडस्ट्रियल हो, ऑटोमोबाइल हो, या कोई भी प्रोसेस से डिस्चार्ज हो रहा है, उसके कंसंट्रेशंस के बारे में जानकारी, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी जो शेड्यूल 7 में दी गई है उसी के अंतर्गत आनी चाहिए। स्ट्रिक्टली आदेश है। किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश, कोई भी प्रकार का गाइडलाइन वो जारी होगा अंडर सेक्शन 5 विथ रिटन टेक्स्ट। वर्बल कोई भी मान्य नहीं होता है लॉ के केस में। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं, मैं जहाँ पे केनाई में पढ़ाता हूँ, इसके बाहर कई साल पहले मैं यहाँ पे नया आया था, तो यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट की डंपिंग शुरू कर दी है। तो मैं सुबेरे निकला तो देखा बायोमेडिकल वेस्ट डंपिंग हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो? वो ट्रैक्टर वाले ने कहा म्यूनिसिपल वालों ने कहा डंप करने के लिए, हमारा टेंडर है। मैंने कहा सुनो भाई, ये कॉलेज है और इस इंस्टीट्यूट के आप 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की डंपिंग नहीं कर सकते हैं। वो कहा नहीं हमको आदेश। हम कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर ये जान लीजिए कि अगर किसी ने इसमें आग लगाई तो वो महाप्रलय करेगा। मैं शाम को कॉलेज से छूटा और देखा सामने महाप्रलय का धुआं, पूरा एकदम धुआं जल रहा था, पूरा शहर में फैल रहा था, पूरे हर इलाके में घूम रहा था वो धुआं। अब ये जो धुआं था ये हाईली टॉक्सिक एंड हजार्डस कैटेगरी में आता है। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी डीएम साहब को, और लिख कर मैं भूल गया क्योंकि मुझे लगा कि जैसे सरकार का पता नहीं कोई व्यक्ति इसको ध्यान देगा कि नहीं देगा। और दूसरे दिन जब मैं गुजर रहा था तो देखा कि जेसीबी लगाकर वो कचरा उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? तो कहे वो डीएम साहब को किसी ने कंप्लेन की है तो ये हट रहा है, ये आउटस्कर्ट पे जाके डंप होगा। हम कहे वो कंप्लेन मैंने ही की थी। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर में, आपको मालूम होना चाहिए कि किस एक्ट और किस रूल के अंतर्गत आप इसको अवेयर कर सकते हैं या इसकी जानकारी अधिकारियों को दे सकते हैं, तो आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई आपको लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल व्यक्ति, मैं भी एक सिंपल टीचर हूँ और मैंने सिंपली इसको जो है वर्क किया और इस पर एक्शन तुरंत हुआ। फिर कोई भी चीज़, जैसे कोई डायरेक्शन, कोई दिशा निर्देश, अब वो दिशा निर्देश जारी हुआ होगा, अगर मान लीजिए इसको रिपोर्टिंग मैं CPCB पे करता, तो जो भी दिशा निर्देश जारी होता वो फॉर्म 5 के तहत जारी होता। अगर गवर्नमेंट करती तो भी वो फॉर्म 5 के तहत करती। तो ये फॉर्म पर्टिकुलर जो है गाइडलाइन और दिशा निर्देशन के लिए डिस्क्राइब्ड और प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। अब किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन इंडस्ट्री पे लगाया जा सकता है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन, रिगार्डिंग जो है मैक्सिमम परमिटेबल लिमिट का वायलेशन, रिगार्डिंग किसी भी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड को फिक्स करना, किसी भी इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड को फिक्स करके उस इंडस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट करना, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में इसमें जिक्र है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 से सेक्शन 4 बड़ा मज़ेदार है, टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक फीचर ऑफ द एरिया। यदि किसी सीनिक ब्यूटी, मान लीजिए कोई इलाके में माउंटेन एरिया है या हिली रीजन है या बहुत खूबसूरत सीनिक ब्यूटी है उस इलाके की, वहाँ पे आप कचरे को डंप नहीं कर सकते हैं। ये कानून है, इस एक्ट के अंतर्गत आता है और इसके अंदर पेनलाइज बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद से इन्वायरमेंटल कंपैटिबिलिटी ऑफ लैंड यूज़ है। कंपैटिबिलिटी ऑफ लैंड यूज़ मतलब कि आप किसी रिवर बेड के किनारे डंपिंग नहीं कर सकते हैं, आप किसी पॉन्ड के किनारे की डंपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सीपेज होकर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और ग्राउंड वाटर में जाने के बाद से वो उस वाटर को भी पोल्यूट करना शुरू करेगा ड्यूरिंग रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है, जब बारिश होती है गर्मी के दौरान कचरे सड़ रहे होते हैं, उसमें एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो उसके दौरान केमिकल रिलीज़ होता है और ये केमिकल बारिश के पानी में घुल कर नियर वाली बॉडीज़ में जा सकता है और जिससे कि हैवी अमाउंट में टॉक्सिकेंट उस पानी में घुल जाएगा, जिससे कि उसका इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए ये सारे रिसर्च बेस्ड अमेंडमेंट हैं, इसीलिए अमेंडमेंट का जो भी इस्तेमाल है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, उससे आप निकल बाहर नहीं सकते हैं। इसके बाद से आता है कि एडवाइजरी के बारे में, तो कोई भी एडवाइस सरकार दे सकती है रिगार्डिंग प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ताकतवर कानून है,
तो रूल के अंतर्गत इन्होंने सारे को रख लिया। वाइल्ड लाइफ भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ आएगा, फॉरेस्ट आएगा, सेंचुरी आएगा, आर्कियोलॉजिकल और मॉन्यूमेंट्स के जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्राइटेरियाज हैं वो सब के सब इन्वायरमेंटल रूल में इम्पाउंडेड हैं, उस सब के सब इन्वायरमेंटल रूल में शामिल हैं और सब के सब इन्वायरमेंटल रूल में आएंगे, निहित हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन है। इन्वायरमेंटल जो आपका रूल है ये कंजर्वेशन प्रणाली को एम्फेसाइज करके बनाया गया, डिज़ाइन करके बनाया गया, जिसमें कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि हम कोई भी पैरामीटर को ओवरलुक न करके निकलें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके पहले भोपाल गैस डिज़ास्टर देख चुका था और जिसमें कि MIC के रिलीज़ होने पर वार्नर एंड एंडरसन कंपनी यहाँ से इंडिया से निकल भागी। जो भी पेनल्टी भोपाल गैस डिज़ास्टर में लोगों को दी गई वो मिनिमम दी गई, जिसके वो हकदार नहीं थे उसको मैक्सिमम देना चाहिए था, पर मिनिमम वेजेस दे के सेटलमेंट किया गया। तो ये गलत तरीका था, सरकार के ऊपर ओवरबर्डन बना, कंपनी को पेड करना चाहिए था, पेड गवर्नमेंट ने किया। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनी। तो इसको ध्यान में रखकर इस रूल में सारी चीज़ों को बहुत बारीकियों से और सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 6 कहता है सैंपल टू टेकिंग ऑफ सैंपल। कोई भी इंडस्ट्री का सैंपल जो भी होगा वो गवर्नमेंट ले सकती है कभी भी किसी भी पर्सन को ऑथराइज करके, और उसकी जांच केवल इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी में होगी जो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगी और किसी लैब में नहीं होगी। CPCB की अपनी लैब होती है, वो कई सारे लैब्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है नेबेट करा के, तो NABL करा के जो है आपका ये लैब आपकी ISO सर्टिफाइड हो सकती है, तो उस लैब के अंतर्गत भी ये सारा चीज़ें आता है। सर्विस ऑफ द नोटिस, कोई भी सर्विस हुई तो उसकी नोटिस गवर्नमेंट को देनी होगी। मतलब कि अगर इंडस्ट्री कोई मेंटेनेंस कराती है, कोई इंडस्ट्री अगर अपने ट्रीटमेंट प्लांट को साफ़ कराती है, सही कराती है, गवर्नमेंट कोई चीज़ करने को आदेश देती है तो वो नोटिस फॉर्म 1 के अंतर्गत जाएगी। और जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री कहती है कि हमको अपना ये नया इक्विपमेंट लगाना है, तो ठीक है, नया इक्विपमेंट लगाने के बाद से पहली सैम्पलिंग करके उनको गवर्नमेंट को सब भेजना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि उसकी जानकारी गवर्नमेंट को रहे। और गवर्नमेंट पहले तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई आप परमिट करो कि हम जो है आपको हम ये नया चीज़ खोल रहे हैं, और ये नया चीज़ खोलने के बाद से हमको ये सारी जानकारियाँ जो है सरकार को भी देनी पड़ेगी। और पहला सैंपल जो रन होगा उसका पैरामीटर एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद से टाइम टू टाइम पीरियोडिकल एनालिसिस होगा उन सारे सैंपल्स का। तो ये नोटिस कहाँ से सर्कुलेट होगी? फॉर्म 1 के अंतर्गत सर्कुलेट होगी। फिर सेक्शन 8 कहता है सबमिशन ऑफ सैंपल फॉर द एनालिसिस। कोई भी सैंपल होगा जिसका एनालिसिस के लिए सबमिशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बाकायदा अगर वो रिपोर्ट है तो वो रजिस्टर्ड डाक से जाएगी, सैंपल है तो वो रजिस्टर्ड डाक से जाएगा, प्रॉपरली सील्ड होकर जाएगा। यदि सील्ड ओपन है तो वो सैंपल इलीगल माना जाता है, उसको नहीं माना जाता, सैंपल प्रॉपरली नहीं आया, और उसके लिए ऑथराइज्ड व्यक्ति को पेनल्टी देनी पड़ सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट की लीक होना ये गैर कानूनी जो है क्लॉजेज में आ जाता है कि आपने गैर कानूनी एक्टिविटी गवर्नमेंट के साथ की है, बायस्ड होकर, आइदर बाय फाइनेंशियली और बाय द पावर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। इन्वायरमेंटल मैनेजर के जो होता है, हर लेबोरेटरी का एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी प्रॉपर्ली सीलिंग हो, सील प्रॉपरली सैंपल करके जाए, रजिस्टर्ड डॉक से सारा डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ भेजना है तो उस बोर्ड को या गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड डॉक से ही जाता है। फंक्शंस ऑफ द लेबोरेटरीज, वही सैंपल का एनालिसिस करना, सैंपल का एनालिसिस करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करके फिर उसके बाद से उसकी कॉपी जो है अपने पास रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल बोर्ड को प्रभावित करना, और उसके बाद से स्टैंडर्ड ले डाउन करना। किसी उसमें अगर इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी का भी नियम है कि अगर आपको लगता है कि आपका इतना ही आएगा तो उसको आप 1-2 पॉइंट फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री करवा सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और रेगुलर एनालिसिस लेबोरेटरी में करानी पड़ेगी। इसी के अंतर्गत देखिए मैटर तो इसमें लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस फंक्शन में क्या क्या है। इस एक्सप्लेनेशन को आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ को हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और समझेंगे तभी हम उसको लिख पाएंगे। अगर हम समझेंगे नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे, हमारी कलम नहीं चलेगी पहले पेज के बाद। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे किया। आज 2 सेशन होगा। पहला सेशन जो आप देख रहे हैं ये है, और एक सेशन और आपके लिए है, वो बहुत ही मज़ेदार है और वो इस पेज से रिलेटेड है, जिसमें क्वालिफिकेशन है। नए नए आयाम खुले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, तो उसके बारे में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के, हालांकि एक वीडियो हमारे पास ऑलरेडी है,
पर एक एडवांस रीसेंट अपडेट के साथ एक वीडियो हम आज शाम तक इसको पोस्ट करेंगे। सेक्शन जो है आपका 10 है वो क्वालिफिकेशन ऑफ एनालिसिस है। किसी भी एनालिसिस्ट का कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, अगर वो एनालिसिस कर रहा है लैब में या एनवायरमेंटल केमिस्ट है या केमिस्ट है, तो ये जान लीजिए कि अगर वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस नहीं है तो वो कभी भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बहुत सारे लैब हैं जिसमें केमिस्ट को अपॉइंट कर देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री करके अपॉइंट हो जाएंगे तो इसमें हो जाएगा। नहीं जी, आप इन्वायरमेंटल साइंस के रहेंगे तब आप उसमें अपॉइंट होंगे, और वो भी आपको लैब एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर का कम से कम, जिसमें कि आप उसका इंगेज हो, और 5 ईयर उसमें मैक्सिमम है। ठीक है, आपको ग्रेजुएट होना होगा इन्वायरमेंटल साइंस में या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल साइंस में। तो ये मेडिकल साइंस वाले अपॉइंटेड होते हैं ऑन डेपुटेशन, ध्यान रखिएगा, ऑन डेपुटेशन मतलब कि उनको बुलाया जाता है। मेडिकल साइंस मतलब कि एमडी माइक्रोबायोलॉजी या एमडी पैथोलॉजी या एमडी जो आपका करते हैं मेडिसिन, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा, जिसका यहाँ पे कोई लेखा जोखा नहीं है। कहीं भी लॉ में नहीं लिखा है कि आप केमिस्ट्री का या किसी भी बंदे को अपॉइंट करके आप एनालिसिस कराइए। वो बस्ती जो भी एनालिसिस करेगा, जो भी सैंपल ड्रॉन करेगा, इट शुड बी, ही शुड बी, शी शुड बी, जो है वो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस ही होगा, तभी वो सैंपल और वो पैरामीटर्स मान्य है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आयाम खुलता है, क्योंकि यहीं से हर जो भी आपका ये है कॉरपोरेट है उसमें इन्वायरमेंटल साइंस आपका एक मेंबर होना चाहिए, जो इन्वायरमेंटल डिवीज़न होना चाहिए, और होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन का जो ठेका लेते हैं, उनके पास भी एक इन्वायरमेंटल एनालिसिस्ट होता है। तो जान लीजिए कि आपके पास प्लेसमेंट्स के 100% अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन जाती है, अगर आप एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस अच्छे से पढ़े हैं तो। 2007 से हमारे यहाँ चल रहा है, और वी हैव मैक्सिमम प्लेसमेंट अराउंड 100% आप कंसिडर कर सकते हैं। हम 100% जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसी के तहत, इसी सेक्शन के तहत ये जॉब्स मिलती हैं। मैनर ऑफ गिविंग नोटिस, जो भी नोटिस होगा वो फॉर्म 4 के तहत जाएगा, और ये नोटिस जो होगा ये यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है बेसिकली। और आप देख रहे होंगे इसमें कैपिटल A, कैपिटल B जो लिखा है स्टेट बोर्ड के लिए, कैपिटल C जो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए। ये सारे अमेंडमेंट से आए हैं, बहुत अमेंडमेंट हुआ है इसमें, बहुत अमेंडमेंट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से उठकर यहाँ पर आई हैं। अब नोटिस जो है वो होगा कि यूनियन टेरिटरी के केस में, सेंट्रल बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के केस में, या कोई ऑफेंस होता है स्टेट में, उस जो कोई एलिज ऑफेंस करता है स्टेट बोर्ड के केस में, तो सारा में, चाहे MOEFCC में हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, इसका नाम बदल गया है अब, तो MOEFCC में हो या यूनियन टेरिटरी में हो या स्टेट में हो, अगर किसी भी प्रकार का ऑफेंस है तो वो फॉर्म 4 के अंतर्गत फिलअप करके भेजा जाएगा। सेक्शन 12 एक मैंने ऐड किया है, आपको जानना चाहिए। देखिए 19 सेक्शन आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, सटीक टू द पॉइंट, जो अच्छा लगे उसको लिखिएगा, अपने नोट्स को प्रॉपर बनाते चलिएगा और इस एक्सप्लेनेशन को सुनते चलिएगा, ठीक है। अब सेक्शन 12 कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो अथॉरिटी और एजेंसी है इन सर्टन केसेस। तो सर्टन केसेस क्या है, कोई प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है कि हर चीज़ का लिमिट है, कोई भी इस तरह का एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑकर होता है, कोई भी तरह का जो है आप कंट्रावेंस गलती से हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या अथॉरिटीज़ और नियर बाई एजेंसीज कैसे जांच करेंगी, उनके बारे में है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के बारे में जानकारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए। आप कोई भी आउटलेट खोलो, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाओ, छूट है, परंतु आपको उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए लगाते हैं तो आप पेनलाइज किए जा सकते हैं। जो भी सैंक्शन अथॉरिटी और एजेंसी है उसको ये कॉल आपका शेड्यूल 2 के अंतर्गत सारे पैरामीटर को फुलफ़िल करना ही होगा। बिना उस शेड्यूल 2 के फुलफ़िल किए आप आगे वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको मेमोरी में रखिएगा। सेक्शन 3 कहता है 13 सेक्शन 13 कहता है प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। कोई भी हजार्डस सब्सटेंस किसी भी जगह पर नहीं हैंडल किया जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक साइट होना चाहिए, उसके लिए उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो पैरामेडिकल जो उसका पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट है, मैंने जो पैरामीटर्स उसके लिए है, उस पैरामीटर्स के तहत उसको होना चाहिए। कोई भी हजार्डस केमिकल एनवायरनमेंट, लिविंग क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आइदर ड्यूरिंग हैंडलिंग और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन किसी तरह का नुकसान होता है, सेफ गार्ड को आपने फॉलो नहीं किया है,
उसका सब्स्टिट्यूट सबऑर्डिनेट नहीं रखा अपने पास तो आप जो है इसके तहत जेल जा सकते हैं। ये सारे मैटर इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सेक्शन 14 कहता है सबमिशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, नॉइज़ हो, हज़ार्ड वेस्ट हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का हो, ये सारे के सारे रूल्स या जो भी है स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट फॉर्म 5 के अंतर्गत स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 30 सितंबर तक देना चाहिए, प्रोवाइड हो जाना चाहिए। हर साल के शुरू से 30 सितंबर उसका डेडलाइन होता है। तो ये सबमिशन वाला आप अपने मेमोरी में रखिए, हो सकता है पूछ ले कहीं कि सबमिशन क्या इन्वायरमेंटल वाटर पोल्यूशन एक्ट के या वाटर पोल्यूशन रूल के या एयर पोल्यूशन एक्ट या रूल के अंतर्गत जो है या हज़ार्ड वेस्ट के अंतर्गत कोई भी सबमिशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। सबसेक्शन 1 जो है 14 का यही कहता है कि फॉर्म 5 के तहत ये सबमिशन किया जा सकता है। तो ये जानना चाहिए आपको, ये जानने के लिए आपको लिखा है। अब इसके बाद से हमारे पास शेड्यूल्स जितने भी हम लोग पढ़े 1 to 4 और 5 to 7, उनकी हेडिंग्स क्या है। शेड्यूल 1 है स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। शेड्यूल 2 की हेडिंग है जनरल स्टैंडर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट। शेड्यूल 3 की है एम्बियंट एयर स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट टू नॉइज़। देखिए, क्योंकि नॉइज़ एयर पोल्यूशन में भी आता है, नॉइज़ रूल अलग भी है, इन्वायरमेंटल में भी है, और जो है आपका ये क्या नाम है एयर, इन्वायरमेंटल और नॉइज़ रूल, ये तीनों अलग अलग है। मोटर व्हीकल एक्ट में भी नॉइज़ की जिक्र है, ठीक है। शेड्यूल जो है आपका 4 कहता है स्टैंडर्ड रिगार्डिंग स्मोक वेपर, कोई वेपर है या स्मोक है उसके रिगार्डिंग जो है पैरामीटर के बारे में जानकारी देना। फिर आपका शेड्यूल 5 कहता है स्टैंडर्ड रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स लेट डाउन इन एन एरिया। पर्टिकुलर एरिया का इन्वायरमेंटल क्वालिटी कहाँ से आएगा, शेड्यूल 5 से यह जानकारी मिलेगी। जनरल स्टैंडर्ड क्या होगा फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, चाहे वो एयर में करें, चाहे वाटर में करें, चाहे सॉइल पे करें, तो वो शेड्यूल 6 के अंतर्गत आएगा। कोई भी नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो बोर्ड फॉलो करती है, वो शेड्यूल 7 के अंतर्गत करती है। CPCB कोई भी, UPCB कोई भी, NGT कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो शेड्यूल 7 के अंतर्गत आता है। इसके बाद से अमेंडमेंट्स देखिए, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, ये मैंडेटरी अमेंडमेंट्स हैं। हमेशा जान लीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट है वो मैंडेटरी है, उसको आपको फॉलो करना है। इस बार जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये मैंडेटरी रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है घर बना रहा है तो उसको डस्ट मिटिगेशन के लिए अपना, और कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो डस्ट और हैंडलिंग के लिए काम करना होगा। डिमोलिशन कर रहा है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए। आप अगर रोड बना रहे हैं तो आपका डस्ट सड़क पर नहीं उड़ना चाहिए। आपको रोड बनाने से पहले सुबह शाम और दोपहर उस पर पानी का छिड़काव करना होगा। वो पानी जो होगा वो जो है आपका वाटर होगा जो आप आफ्टर ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के लिए सीवेज का कर सकते हैं। कोई भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी आप घर बना रहे हैं तो आप देखेंगे आजकल एक ग्रीन रंग का जाली लगाते हैं, वो लगाना मैंडेटरी है, वो लगाना एकदम मैंडेटरी है। किसी भी प्रकार का सॉइल को आप डिटोरिएट नहीं कर सकते हैं। वाटर की स्प्रिंकलिंग आपको करानी ही करानी है अपने बिल्डिंग पे हमेशा ही, अगर आप उससे डस्ट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। ये जो अमेंडमेंट्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल में, ये बहुत मैंडेटरी हैं, इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। वरना देखिए रूल एज सच रहेगा, रूल में कोई चेंज नहीं होगा। अमेंडमेंट करते हैं तो सेक्शन सब सेक्शंस में उसको इनपुट करते चले जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि आप अमेंडमेंट, अब लिख दिया अमेंडमेंट 1988, तो अमेंडमेंट 1988 मतलब अब रूल यही लिखेंगे, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है वो आपने इंसर्ट कर देना है इसमें। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद से सेकेंड हाफ में हम एक वीडियो डालेंगे, वो इन्वायरमेंटल कैरियर के लिए है, एकदम एडवांस वर्जन, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके आई बटन्स में आ रहे होंगे आपका इन्वायरमेंटल एक्ट, उसको देख लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट का पेज ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक पे है। आपको अगर सारे लिंक्स नीचे हैं, व्हाट्सएप पे है। कोई क्यूरी होगी बच्चों प्लीज़ आप लोग हमसे बेधड़क पूछिएगा, हम बताएंगे। हमारा काम ही टीचिंग है और हम लोग सिर्फ इसीलिए डिज़ाइंड है, और ये मेरा शौक़ है टीचिंग। तो कोई भी क्वेश्चन होगा बिना संकोच के, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज किसी भी ऑल ओवर इंडिया का बच्चा कोई भी इससे हमसे क्यूरी कर सकता है, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा। अगर आपके सिलेबस में है तो आप अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।